नमस्कार। टीटीसी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल अजमेरा, एचओडी कंप्यूटर, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम CS 203 के CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम पूर्व में ये देख चुके हैं कि शेड्यूलिंग का अर्थ होता है कि रेडी क्यू में वेट करने वाले प्रोसेसेस को CPU अवेलेबल करवाना। हम 2-3 एल्गोरिथम इससे पूर्व पढ़ चुके हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो जिस ऑर्डर में आते हैं उसी ऑर्डर में उनको CPU प्रोवाइड किया जाता है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, उसमें जो सबसे छोटा प्रोसेस होता है उनको हम पहले प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बढ़ते हुए क्रम में उनको अरेंज कर लिया जाता है। एक होता है इसके अंदर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसमें सभी प्रोसेसेस की प्रायोरिटी सेट कर दी जाती है, उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सभी जो एल्गोरिथम्स हैं उन सभी एल्गोरिथम्स के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। इसके लिए हम एक गैंट चार्ट बना लेते हैं। उस गैंट चार्ट के अंदर सारे प्रोसेसेस दर्शाए जाते हैं और उनको लगने वाला समय दर्शाया जाता है। आज जो हम एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उपयोग में लिया जाता है और ये प्योरली एक प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। अर्थात इसमें जितने भी प्रोसेसेस रेडी क्यू में होते हैं उन सभी प्रोसेसेस को बारी बारी से CPU प्रोवाइड किया जाता है और जितने समय के लिए CPU प्रोवाइड किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिसाइड किया जाता है और इसे टाइम क्वांटम कहते हैं। रेडी क्यू के अंदर सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो सर्कुलर क्यू के द्वारा इम्प्लीमेंटेड होते हैं। यदि प्रोसेस उस टाइम क्वांटम से पूर्व समाप्त हो जाता है, उसका वर्क एग्जीक्यूशन समाप्त हो जाता है, तो उसे क्यू में से डिलीट कर दिया जाता है और यदि उसे समय बचता है तो वो बार बार उस क्यू के अंदर एंटर करता रहता है। एंट्री हमेशा रियर एंड से होती है और पॉइंटर हमेशा फ्रंट एंड को इंडिकेट करता है। और ये इस तरह की शेड्यूलिंग अधिकतर टाइम शेयरिंग या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उपयोग की जाती है, जैसे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इस शेड्यूलिंग में एवरेज वेटिंग टाइम काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि छोटे छोटे प्रोसेस को भी अपने नंबर आने के लिए वेट करना पड़ता है और बारी बारी से सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूशन के लिए CPU प्राप्त होता है। तो इसमें टाइम स्लॉट काफ़ी छोटा होता है, इसलिए प्रत्येक प्रोसेस को ये लगता है कि CPU उसी के लिए काम कर रहा है और जो वेटिंग टाइम है उसकी जो डिपेंडेंसी है या वो टाइम क्वांटम के ऊपर आधारित होता है। टाइम क्वांटम जितना बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंगली वेटिंग टाइम कम होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से पढ़ेंगे। इसमें जैसा कि आप दर्शाया गया है कि 5 प्रोसेसेस हैं, P1 से लेकर P2, P3, P4 और P5 और उनका CPU बर्स्ट टाइम जो मिली सेकेंड के अंदर दर्शाया है वो है 10 मिली सेकेंड, P2 का 5 मिली सेकेंड, P3 का 10 मिली सेकेंड, P4 का 2 मिली सेकेंड और P5 का 3 मिली सेकेंड। टाइम क्वांटम हमने 3 मिली सेकेंड माना है, अर्थात प्रत्येक प्रोसेस को एक बार CPU 3 मिली सेकेंड के लिए मिलेगा, उसके बाद वो दूसरे प्रोसेस का काम शुरू कर देगा। और ये सारे इस प्रकार से जो हमने गैंट चार्ट बनाया है उसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले P1 स्टार्ट हो रहा है। हम ये मान रहे हैं कि सारे प्रोसेस एक साथ रेडी क्यू के अंदर आए हैं तो सबका अराइवल टाइम सेम है, इसलिए सबसे पहले P1 आया है तो हम ये मानते हैं P1 को हमने पहले गैंट चार्ट में दर्शाया है। ये 0 से लेकर 3 मिली सेकेंड तक काम करेगा, अपना काम करेगा। 3 मिली सेकेंड के बाद में CPU P2 के पास चला जाएगा। अब P2 भी 3 मिली सेकेंड के लिए इसको यूज़ करेगा, उसके पश्चात वो P3 के पास चला जाएगा। P3 3 मिली सेकेंड के लिए यूज़ करेगा, फिर P4 के पास जाएगा। अब P4 के पास वो 3 मिली सेकेंड तक है, लेकिन P4 को केवल 2 मिली सेकेंड की आवश्यकता है, उसका काम 2 मिली सेकेंड के अंदर ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो 9 मिली सेकेंड पश्चात उसको प्राप्त होगा और वो 2 मिली सेकेंड पश्चात, मतलब जो 11 है, 2 मिली सेकेंड बाद इसको रिलीज़ कर देगा और फिर वो P5 के पास चला जाएगा। P5 उसको 3 मिली सेकेंड के लिए यूज़ करेगा तो 11 मिली सेकेंड से 14 मिली सेकेंड तक P5 के पास रहेगा। इस प्रकार P1 से लेकर P5 तक सभी का एक साइकिल पूरा हो गया। इस समय इस साइकिल के अंदर P4 और P5 दोनों का काम समाप्त हो चुका है, तो अब वो दोबारा से क्यू में नहीं आएंगे, अब वापस P1 आ जाएगा। P1 3 मिली सेकेंड के लिए यूज़ करेगा, फिर P2 के पास चला जाएगा,
P2 को केवल अब 2 ही मिली सेकेंड की आवश्यकता है, क्योंकि P2 3 मिली सेकेंड पहले साइकिल में यूज़ कर चुका है, इसलिए वो 17 से लेकर 19 तक 2 मिली सेकेंड रहेगा। उसके बाद वो P3 के पास चला जाएगा। P3 इसको 3 मिली सेकेंड तक यूज़ करेगा। P4 P5 ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं, इसलिए CPU वापस P1 के पास चला जाएगा। P1 इसको 3 मिली सेकेंड तक यूज़ करेगा। P2 दूसरे साइकिल के अंदर समाप्त हो चुका है, तो वापस ये P3 के पास आ जाएगा। P3 इसे 3 मिली सेकेंड तक यूज़ करेगा। तो P1 और P3 इन दोनों के 3-3 साइकिल हो चुके हैं, तो इन्होंने 9 मिली सेकेंड दोनों ने यूज़ कर चुके हैं। अब इनका 1-1 मिली सेकेंड बाकी है। तो अगले राउंड में P1 28 से 29 केवल 1 मिली सेकेंड के लिए यूज़ होगा, और P3 29 से 30 केवल 1 मिली सेकेंड के लिए CPU को यूज़ करेगा। तो इस प्रकार गैंट चार्ट के अंदर हमने किस राउंड रॉबिन में बारी बारी से किस प्रकार साइकिल्स चलेंगे वो सारा हमने दर्शाया गया है। अब अगली स्क्रीन के ऊपर हम एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम ज्ञात करेंगे। सुविधा के लिए हमने पिछली स्क्रीन पे जो हमने गैंट चार्ट देखा है उसे हमने यहाँ पर बना लिया है, ताकि हम इससे इनका वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकें। तो फर्स्ट साइकिल के अंदर P1 0 मिली सेकेंड पे आया, 0 पे उसको प्राप्त हो गया, तो हम देख रहे हैं कि 0 - 0 इसको बिल्कुल नहीं वेट करना पड़ा। उसके बाद जब दोबारा हम P1 देखेंगे तो उसे 14 मिली सेकेंड पर मिला है, लेकिन 3 मिली सेकेंड तक इसके पास में था, तो हमने लिया 14 - 3। उसके बाद में P1 को दोबारा CPU प्राप्त हुआ 22 मिली सेकेंड पश्चात, लेकिन वो 17 मिली सेकेंड तक उसके पास था। 14 से 17 उसके पास था, तो 22 - 17 हमने किया। और उसके पश्चात लास्ट साइकिल में इसको 28 मिली सेकेंड पर मिला, लेकिन वो 25 मिली सेकेंड तक उसके पास था, तो 28 - 25 कर दिया। तो कुल मिला के इसका जो वेटिंग टाइम है वो 19 आ गया। इसी तरह P2 है, P2 ने 3 मिली सेकेंड यूज़ किया फर्स्ट साइकिल में, 3 - 0 हो गया। उसके बाद में P2 ने 17 मिली सेकेंड यूज़ किया, और 17 से पहले 3 से 6 तक उसके पास था, तो 17 - 6 14 हो गया। इसी प्रकार P3 है, P3 को 6 मिली सेकेंड पश्चात प्राप्त हुआ था, तो 6 - 0 आ गया। उसके पश्चात P3 का हो गया 19 - 9, फिर हो गया P3 का 25 - 22, और लास्ट के अंदर P3 का हो गया 29 - 28। तो कुल मिला के ये हो गया 20 मिली सेकेंड। P4 को ये 9 मिली सेकेंड पश्चात प्राप्त हुआ था, लेकिन उसका पहले साइकिल में काम खत्म हो गया, उसको 2 मिली सेकेंड की आवश्यकता थी, इसलिए उसका वेटिंग टाइम केवल 9 - 0 9 मिली सेकेंड रहेगा। P5 के लिए P5 को 11 मिली सेकेंड पश्चात मिला था, लेकिन उसको 3 मिली सेकेंड की आवश्यकता थी, इसलिए उसका 11 - 0 11 मिली सेकेंड हो गया। इनका टोटल जो वेटिंग टाइम है वो 73 मिली सेकेंड हुआ है, और एवरेज इनका आ गया 14.6 मिली सेकेंड। अब टर्न अराउंड टाइम जो है वो होता है वेटिंग टाइम प्लस CPU बर्स्ट टाइम। तो वेटिंग टाइम हमें कॉलम से प्राप्त हो चुका है 19, 14, 20, 9 और 11। उसके अंदर हमने CPU बर्स्ट टाइम ऐड कर दिया। तो P1 का 10 है, P2 का 5 है, P3 का 10 है, P4 का 2 है, और P5 का 3 है। इन दो सबको जोड़ेंगे तो इनके टर्न अराउंड टाइम आ जाते हैं, जो कि 29, 19, 30, 11 और 14 है। उसके बाद टोटल 103 मिली सेकेंड हो गया, और एवरेज हो गया इसका 20.6 मिली सेकेंड। तो ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जिसमें सभी प्रोसेसेस बारी बारी से CPU को यूज़ करते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई शेड्यूलिंग मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट या प्रायोरिटी वाली बात नहीं होती है। इसके पश्चात ये कुछ कैलकुलेशन के लिए एग्जांपल कैलकुलेशन दिखाई गई है, फार्मूला दिखाए गए हैं। वेटिंग टाइम CPU एलोकेशन माइनस अराइवल टाइम है, टर्न अराउंड टाइम फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम है, या इसे हम वेटिंग टाइम प्लस CPU बस टाइम भी ले सकते हैं। धन्यवाद।